हेलो दोस्तों, थॉट्स फॉर ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मेरेलस की लिखी किताब इकिगाई, जिसमें कि दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन जीने के जापानी रहस्य को बड़े विस्तार से समझाया गया है। इस किताब में कुल 9 चैप्टर्स हैं, जिनके प्रत्येक चैप्टर की हम चैप्टर वाइज समरी आपके सामने 3 पार्ट में लेकर आए हैं। यह किताब का पहला पार्ट है, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक की हिंदी ऑडियो बुक समरी आप देखेंगे। तो चलिए इकिगाई बुक का पार्ट 1 का हिंदी ऑडियो बुक समरी शुरू करते हैं। इकिगाई एक जापानी कहावत है कि 100 वर्ष जीने की चाहत आप में तभी होगी जब आपका हर पल सक्रियता से भरा होगा। इकिगाई एक जादुई शब्द। इस पुस्तक के लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मेरेलस टोक्यो, जापान में पहली बार मिल रहे थे और कई विषयों पर चर्चा करते हुए लोगोथेरेपी के बारे में बात कर रहे थे, जो मनुष्य के जीवन के मकसद को ढूंढने में मदद करती है। आज भी लोग अपने जीवन का सही मकसद जानने में नाकामयाब होते रहे हैं। कुछ लोगों को यह पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, जबकि कुछ लोग हमेशा दुविधा में जीते हैं। इसी चर्चा के बीच एक शब्द बार बार आया और वह जादुई शब्द था इकिगाई। इकिगाई एक जापानी संकल्पना है जिसका ऊपरी अर्थ होता है हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद, और इसका मकसद है अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना। इस जादुई शब्द का पता लगाने के लिए दोनों लेखक दक्षिणी जापान स्थित ओगिमी नामक एक छोटे से गांव पर गए, जहां पर विश्व के सबसे ज़्यादा दीर्घायु लोग रहते हैं, और वहीं जाकर उन्हें इस जादुई शब्द का सही अर्थ पता चला। और इस किताब में लेखक ने इकिगाई के मतलब को 9 चैप्टर में विस्तार से समझाया है। तो चलिए चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इकिगाई द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग वाइल ग्रोइंग ओल्ड। बढ़ते उम्र में भी युवा रहने की कला। लेखक कहते हैं कि आपके अस्तित्व की वजह क्या है। जापानी लोगों का मानना है कि हर मनुष्य के जीवन का एक इकिगाई होता है, जिसे हम जीवन का उद्देश्य भी कहते हैं। कुछ लोगों में यह छुपा हुआ होता है, जबकि कुछ लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है। लेखक कहते हैं कि कुछ भी करो, लेकिन कभी भी सेवानिवृत्त मत होना। एक बार यदि आपको अपना इकिगाई स्पष्ट हो जाता है, तो फिर सुख और संतुष्टि अपने आप मिलती है। जीवन का असली अर्थ पता चल जाता है। जापान के लोग कभी भी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, वह हमेशा सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण लगता है कि जब तक उनका शरीर साथ देता है, वे अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। लेखक जब युवा लोगों के राज्य में पहुँचे, जापान के ओगिमी नामक गांव में, तो उन्होंने देखा कि दीर्घायु लोगों का जो रहस्य है वह उनके खाने पीने के तौर तरीके और उनकी खाद्य संस्कृति के साथ साथ उनके इकिगाई का ज्ञान भी है। जापानी लोगों को इकिगाई का ज्ञान होने की वजह से ही वे इतने लंबे उम्र तक जीते हैं। 80% का राज। जापान में खाना खाने से पहले लोग एक कहावत का प्रयोग करते हैं, और वह कहावत है हारा हाची बू। इसका अर्थ है उतना ही खाइए जिससे कि आपके पेट में 80% जगह भर जाए और बाकी खाली रहे। इससे खाना हजम करने में जो ऊर्जा नष्ट होती है उसकी बचत हो जाती है। साथ ही यह बिना वजह बढ़ने वाले ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को भी कम करती है। जापान में लोग छोटी छोटी थालियों में खाना देते हैं, इसी वजह से वहाँ के लोग कम खाना खाते हैं। होटलों में जब आप जाएंगे तो 4 छोटी छोटी थालियों और उसमें एक बड़ी थाली, कुल 5 थालियाँ होते हैं। जब आप 5 थालियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप भरपेट खाना खाने वाले हैं, लेकिन जब आप खाना ख़त्म करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कम खाना खाया है। इस वजह से कई विदेशी लोगों का जापान में वज़न कम हो जाता है। जापान के लोग मोआई से अपने जीवन को जोड़ लेते हैं। ये मोआई क्या है? मोआई का मतलब होता है एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोगों का गुट। यह जापानी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इस समाज के कई लोगों के लिए समाज सेवा करना ही उनका इकिगाई होता है। मोआई के लोग मासिक चंदा तय करते हैं और उसको जमा करते हैं। अगर मोआई के किसी सदस्य को पैसे की ज़रूरत होती है तो उसे कुछ पैसे उधार दिए जाते हैं।
इस प्रकार से मोआई में जो सदस्य होते हैं उनकी भावनात्मक और आर्थिक दोनों ज़रूरतें पूरी होती रहती है। वे जब मिलते हैं तो खाना, गपशप और विभिन्न प्रकार के खेल एक साथ करते हैं, जिससे उनका सामाजिक बंधन और मजबूत होता है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी पहचान कर इस समूह का फ़ायदा लेता है और इस वजह से सभी के मन में सुरक्षा की भावना पनपती है कि मेरी मदद के लिए पूरा संघ है। इस विचार से वे लोग तनाव रहित और दीर्घायु जीवन जीते हैं। चैप्टर 2 एंटी एजिंग सीक्रेट, लिटिल थिंग्स दैट एड अप टू द लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। उम्र ना बढ़ने का राज, छोटी छोटी बातें आपको आनंददायक और दीर्घायु जीवन देती है। लेखक इस अध्याय में एक कहानी से हमें यह बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य अमर हो सकता है। लेखक कहते हैं कि वर्तमान में हम अपने आयु को हर साल 0.3 वर्ष बढ़ा रहे हैं, किंतु यदि हमारे पास एक ऐसा विज्ञान आ जाए जिसकी मदद से हम अपने आयु को हर साल 1 साल बढ़ा सकें, तो हम उम्र बढ़ने की गति को पीछे छोड़ देंगे और अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे। एक उदाहरण से इसे हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कहीं दूर पर एक बोर्ड लिखा हुआ है जिस पर एक अंक लिखा है और उस अंक तक पहुंचते ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। वह बोर्ड आपके भविष्य में है और आप उस बोर्ड की तरफ यात्रा कर रहे हैं। हर गुजरते साल आप बोर्ड के नज़दीक हो रहे हैं और जब आप बोर्ड के पास पहुंचेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। अब यदि एक खरगोश है जो उस बोर्ड को हाथ में पकड़ा हुआ है और वह भी भविष्य की दिशा में यात्रा कर रहा है, और यदि खरगोश हर साल 1 साल आगे जाने लगे तो आप उस बोर्ड तक कभी नहीं पहुंचेंगे और आपकी मौत कभी नहीं होगी, आप अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ खरगोश की गति ही हमारा विज्ञान है और हम जितना विज्ञान और तकनीकी का विकास करेंगे और अपने शरीर को समझेंगे, हम उस खरगोश की गति को उतनी ही तेज़ी से आगे भगाने में सफल होंगे और अपनी उम्र को भी बढ़ाने में सफल होंगे। लेखक कहते हैं कि कार्यशील मन में ही युवा शरीर रहता है। हमेशा जवान बने रहने के लिए आपके मन का कार्यशील और खुला होना बहुत आवश्यक है। जोश से भरा हुआ मन हमेशा आपको जवान रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम न करने से हमारे शरीर और जोश पर बुरा असर होता है, उसी प्रकार मानसिक व्यायाम न करने से हमारी न्यूरोलॉजिकल तंत्र कमज़ोर होने लगती है। दिमाग को हमेशा उत्तेजित और कार्यशील बनाए रखने के लिए व्यायाम मिलना ही चाहिए। अपने आराम के दायरे से बाहर निकलकर ही हम जीवन में विकास कर सकते हैं, परंतु आराम के दायरे से बाहर निकलना अत्यंत ही कठिन और तनावपूर्ण महसूस होता है। इस कठिनाई और तनाव को हम दिमाग को नई नई जानकारी देकर दूर कर सकते हैं। जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है तो दिमाग नए कनेक्शन का निर्माण करता है और पुनर्जीवित हो जाता है। इसलिए भले ही हमें कठिन लगे और तनाव महसूस हो, तब भी हमें अपने आराम के दायरे से बाहर आना जरूरी होता है। मानसिक व्यायाम का सबसे साधारण उदाहरण है दूसरों के साथ कोई खेल खेलना या गपशप करना। इससे अकेलापन और निराशा भी नष्ट हो जाता है। तनाव दीर्घायु का मारक। तनाव से शरीर को जितना नुकसान होता है उतना और किसी भी चीज़ से नहीं होता। बीमारी की सबसे बड़ी वजह होती है तनाव। तनाव कैसे काम करता है? आजकल लोग बहुत ही तेज़ गति से जीवन जी रहे हैं, साथ ही स्पर्धा भरे माहौल में रह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे शरीर को समस्या के संकेत हमेशा ही मिलते रहते हैं और प्रतिक्रिया के तौर पर शरीर में तनाव निर्मित होता रहता है। वैसे देखा जाए तो यह तनाव हमारे काम का है और हमारे बचाव के लिए भी उपयोगी है, लेकिन हर थोड़े समय के बाद ही इस तरह का तनाव का बार बार आना हमारे शरीर के लिए यकीनन हानिकारक है। लगातार तनाव से निराशा पैदा होती है और इसकी वजह से बाकी परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ाहट, नींद न आना और उच्च रक्तचाप। अगर हमें समय से पहले आने वाला बुढ़ापा टालना है तो अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर जीवन को तनाव मुक्त करने की कला सीखनी होगी। लेखक कहते हैं कि तनाव कम करने के लिए माइंडफुल रहिए। तनाव मुक्त होने के उपायों में सजग रहना या माइंडफुल होने को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। हम किन परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पर अपना ध्यान एकाग्र करना सजगता की पहली पायदान है। ऐसा करने से हम अपने आप वर्तमान में जीने लगते हैं और विचारों को अपने नियंत्रण से बाहर जाने से रोक पाते हैं। सजगता की अवस्था तक पहुंचने का एक मार्ग है ध्यान और प्राणायाम। हम प्रशिक्षण के माध्यम से सजगता यानी माइंडफुलनेस हासिल कर सकते हैं और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यकीनन आप अपने तनाव पर काबू पा सकते हैं।
थोड़ा तनाव अच्छा होता है। लेखक कहते हैं कि जो लोग कुछ हद तक तनाव में रहते हैं वे सामने आई समस्या से लड़ने के लिए मन तन से ताकत लगाते हैं। ये लोग ज़्यादा आरामदायक और सुस्त जीवन जीने वाले लोगों से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और ज़्यादा जीते हैं। नियंत्रित मात्रा में तनाव में रहने वाले लोगों पर तनाव का सकारात्मक परिणाम होता है। वह लोग ज़्यादा आनंदित जीवन जीते हैं, अच्छी आदतें बनाते हैं तथा धूम्रपान व मद्यपान जैसी आदतों से दूर रहते हैं। बैठे रहना उम्र बढ़ने की वजह बन सकती है। बैठकर लगातार काम करने के कारण उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसी बीमारियां आने लगती है। एक ही जगह पर बैठे रहने से हाइपरटेंशन, बदहजमी, हृदय रोग तथा हड्डियों का कमज़ोर होना जैसी तकलीफ भी शुरू हो जाती है। इससे प्रतिरक्षा शक्ति भी कमज़ोर पड़ जाती है और पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। रोज़ थोड़ा सा हलचल करके आप इस चीज़ को बदलाव कर सकते हैं। ऑफिस जाते समय आप पैदल जा सकते हैं या प्रत्येक दिन कम से कम 20 मिनट पैदल चल सकते हैं। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं। जंक फूड की बजाय फल खाना शुरू कर सकते हैं। सही मात्रा में नींद ले सकते हैं। छोटे बच्चे या जानवरों के साथ भी आप खेल सकते हैं। स्वस्थ रहने का राज। हमारे शरीर का बदलाव हमारे त्वचा से स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। जो लोग स्वस्थ होते हैं उनकी त्वचा भी स्वस्थ और झुर्री रहित होती है। विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि जवान रहने के लिए सबसे प्रभावी साधन है नींद। जब हम नींद में होते हैं तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स तैयार होता है जिससे हम युवा दिखने लगते हैं। इसके और भी कई फ़ायदे होते हैं, जैसे इससे बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, कैंसर से लड़ने के लिए ज़रूरी घटकों का निर्माण होता है, कुदरती इंसुलिन का निर्माण होता है, अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है, हृदय रोग का खतरा कम होता है। इस प्रकार मेलेटोनिन आपको हमेशा युवा बनाए रखने में मदद करता है, परंतु 30 साल की उम्र के बाद इसकी मात्रा शरीर में कम होने लगती है। कुछ उपायों से हम अपने शरीर में मेलेटोनिन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि संतुलित भोजन और कैल्शियम की मात्रा को ज़्यादा मात्रा में लेकर। रोज़ अपने शरीर को सही मात्रा में सूर्य का प्रकाश देकर, सही मात्रा में नींद लेकर और नींद पर प्रभाव डालने वाले पदार्थ जैसे तंबाकू या कॉफ़ी का सेवन से परहेज करके। युवा रहने का नज़रिया क्या है? हमारे मन में असामान्य शक्ति है। हमारा शरीर जवान दिखेगा या बूढ़ा, इस पर मन का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। शरीर से जवान दिखने के लिए मन का कार्यरत होना और जोश से भरा हुआ होना जरूरी है। इसलिए हमें हमेशा जोशपूर्ण और कार्यक्षम रहने की कला सीखनी होगी। समस्याओं में होते हुए भी चेहरे की हंसी को न खोने वाला इंसान हमेशा युवा दिखता है। इस प्रकार की संयमित जीवन शैली से चिंताएं दूर होती है और तनाव का स्तर कम होने में मदद मिलती है। जिन लोगों ने समस्याओं की ओर देखने का सकारात्मक नज़रिया होता है वह समस्या का सामना करते हैं और बिना हारे समस्याओं के ऊपर जीत पाते हैं। चैप्टर 3 फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई, हाउ टू लिव लॉन्गर एंड बेटर बाय फाइंडिंग योर पर्पस। लोगोथेरेपी से इकिगाई तक, अपने जीवन का उद्देश्य जानकर लंबी आयु जीने की कला। लेखक कहते हैं कि लोगोथेरेपी क्या है। लोगोथेरेपी आपको जीवन जीने के लिए एक अच्छा सा मकसद ढूंढने में मदद करती है। लोगोथेरेपी लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य समझने में सहयोग करती है, जिसकी वजह से उनके जीवन को अर्थ प्राप्त होता है, जिसकी वजह से उन्हें जीने की नई उम्मीद मिलती है और एक नया जोश और उत्साह मिलता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ ही वे अपनी नकारात्मक कार्यशैली को बदलने और समस्याओं पर विजय प्राप्त करना भी सीख जाते हैं। जीवन के असली अर्थ की खोज। आप लोगों से हर एक चीज़ को छीन सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति को किस नज़रिए से देखना है और उसका किस भावना के साथ सामना करना है, यह आज़ादी आप किसी से भी कभी भी नहीं छीन सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में कौन सा नज़रिया रखना है और कौन सा भावना के साथ लड़ना है, यह आज़ादी कोई भी इंसान किसी भी इंसान से नहीं छीन सकता है। अस्तित्व की लड़ाई। लोगोथेरेपी के हिसाब से जब भी किसी इंसान को उसके जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है तो वह अपने अस्तित्व की लड़ाई जीत लेता है। मेंस सर्च फॉर मीनिंग किताब में विक्टर फ्रैंकल ने कहा है, हमने आज तक क्या हासिल किया और हमें क्या हासिल करना है, इसके बीच में जो अंतर होता है वही हमारे अंदर तनाव का निर्माण करता है और यही तनाव हमारे अच्छे स्वास्थ्य की वजह बनती है। जब हमें अपने जीवन में कोई चीज़ हासिल करनी होती है तो हम
आराम तलब और स्वस्थ जीवन जीना पसंद नहीं करते, उल्टे हम चुनौतियों से भरा जीवन जीना पसंद करते हैं। लोगोथेरेपी के माध्यम से अच्छे जीवन की ओर यात्रा। हम अपने जीवन का उद्देश्य बनाते नहीं बल्कि उसे खोज कर निकालते हैं। हम में से हर एक के पास जीवन का एक उद्देश्य होता है और जीवन के हर पड़ाव पर उसमें थोड़े बहुत बदलाव आते रहते हैं। जब आप खुश मिजाज और जोशपूर्ण माहौल में रहते हैं तो निराशा और नकारात्मकता दूर हो जाती है। हम में से हर किसी के पास असाधारण और महान कार्य करने की क्षमता होती है। हम उस महान लक्ष्य को हासिल करेंगे या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस परिस्थिति में हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं। आगे लेखक इस अध्याय में मोरिता थेरेपी के बारे में बताते हैं। मोरिता थेरेपी, इस थेरेपी का इजाद जापान में किया गया जो जीवन के उद्देश्य को खोजने में मददगार है। मोरिता थेरेपी में भावनाओं को जानकर उनको स्वीकार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि भावनाएं ही हमारी क्रियाओं को दिशा निर्देश देती है। अभी हमारी जो भावनाएं हैं उन्हें स्वीकार करने के साथ साथ नई भावनाओं का निर्माण करने की कला सिखाई जाती है। मोरिता पद्धति में इलाज किस प्रकार किया जाता है? मोरिता पद्धति में इलाज के 3 चरण हैं। पहला, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। अगर आप अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश करेंगे तो वे और भी गहरे होते जाएंगे, इसलिए आपको अपने हर भावनाओं को स्वीकार करना है, स्वागत करना है। भावनाएं मौसम की तरह होती है, उनको बस बदलते हुए देखते रहिए। दूसरा, जो कर रहे हैं वही करें। आपको बिना परिणामों पर लक्ष्य केंद्रित किए जो भी कर रहे हैं वह करते रहें। अपना ध्यान बस वर्तमान पर केंद्रित करें। अगर परिस्थिति को स्वीकार करने में तकलीफ़ हो रही है तो तकलीफ़ पर ध्यान केंद्रित करें। किसी भी प्रकार के काल्पनिक या बौद्धिक बहाने की तलाश ना करें। तीसरा, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। आप अपनी दिनचर्या पर काबू पाकर अपने जीवन पर काबू रख सकते हैं, इसलिए आपके पास जीवन का स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैं अभी क्या करूं, ऐसे सवाल आप अपने अंदर ही ढूंढ सकते हैं और ऐसा करके आपको अपना इकिगाई मिल जाएगा। मोरिता थेरेपी के 4 पड़ाव होते हैं। यह थेरेपी 15 से 21 दिनों तक चलती है, जिसमें कि 4 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव, अलग रहना और आराम करना। इसमें मरीज को हर एक चीज़ से अलग कर दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया जाता है, उसे बस अपनी भावनाओं में होने वाले बदलाव का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। दूसरा, हल्का व्यावसायिक प्रशिक्षण। इस समय मरीज को हल्के फुल्के काम दिए जाते हैं और अपने विचारों में होने वाले बदलाव को डायरी में नोट करने को कहा जाता है। उपचारकर्ता के अलावा मरीज और किसी से भी बात नहीं कर सकता। तीसरा, व्यावसायिक थेरेपी। इसमें मरीज को ज़्यादा कठिन और कष्टप्रद काम दिए जाते हैं, जैसे कि पहाड़ पर चढ़ना, पेड़ काटना आदि। और चौथा है सामाजिक और वास्तविक दुनिया से जोड़ना। इस चरण में मनुष्य को अपने वास्तविक दुनिया में जीवन जीने के लिए भेज दिया जाता है। अब मनुष्य के पास एक उद्देश्य होता है और वह किसी भी समाज के मानसिक दबाव में आए बिना अपने उद्देश्य की ओर अग्रसित होकर काम करता है। आगे इस अध्याय में लेखक नाइकन ध्यान पद्धति के बारे में बताते हैं, जो जापान में प्रचलित है। मोरिता पद्धति में आत्म परीक्षण से संबंधित जो ध्यान पद्धति का अभ्यास कराया जाता है उसका नाम है नाइकन ध्यान पद्धति। इस ध्यान पद्धति में मूल रूप से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, मुझे किसी इंसान से क्या मिला है। दूसरा, मैंने उस इंसान को क्या दिया है। और तीसरा, मेरी वजह से उस इंसान को क्या तकलीफ़ हुई है। इन सवालों को पूछने के बाद किसी इंसान की वजह से जो तकलीफ़ होती है वह अपने आप कम हो जाती है। लेखक कहते हैं कि इकिगाई आपके अस्तित्व की लड़ाई है। एक बार यह लड़ाई आपने जीत ली और आपको आपका इकिगाई पक्का हो गया तो सिर्फ साहस के साथ रास्ते पर चलने की ज़रूरत होती है। आपने जिस कार्य का चुनाव किया है उसके प्रति आपके मन में आस्था हो, आपका आहार सही हो, आप कम मात्रा में ही सही लेकिन रोज़ हल्के व्यायाम करते हों और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हारना ना मानकर उनका सामना करने की आपकी तैयारी हो, तो इस विश्व में परिवर्तन और विकास के कई मौके उपलब्ध होते हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक लेकर ही जाते हैं। तो दोस्तों, इस किताब के पार्ट 1 में आपने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक का हिंदी ऑडियो बुक समरी देखा। पार्ट 2 में आप चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 6 तक के समरी देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और हाँ, इस किताब के बाकी पार्ट को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।